नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश ET9 स्वदेश की खास मुहिम शेयर बाजार सबका अधिकार में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे, अंश फिलवार मिलकर अगले आधे घंटे आपको बताने वाले हैं कि आसान भाषा में अगर आपको शेयर बाजार में प्रवेश करना है, किसी स्टॉक को खरीदना है तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। इस शो में सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है और बेहद खास है। तरीका यह है कि एक QR कोड आपके स्क्रीन पे फ्लैश होगा। उस QR कोड को आपको स्कैन कर देना है। स्कैन करते ही आप एक WhatsApp नंबर से जुड़ जाएंगे और वहां पर आपको अपना सवाल छोड़ देना है। सवाल पूछें तो स्टॉक का नाम लिखें, किस भाव पे खरीदा है, कब तक इसमें रुकना चाहते हैं, क्योंकि हमारे शो में फंडामेंटल टेक्निकल दोनों तरह की राय दी जाती है, इसीलिए नजरिए के हिसाब से आपको सही और सटीक सलाह दी जाएगी। और आज तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ GM फाइनेंशियल सर्विसेज के VP टेक्निकल रिसर्च तेजस शाह जुड़े हुए हैं। तेजस, स्वागत है आपका शेयर बाजार सबका अधिकार में। और बाजार में गिरावट थोड़ी सी यहाँ गहराती हुई जरूर दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं 600 अंक की गिरावट के साथ, और निफ्टी में भी हम देख रहे हैं लगभग 250 अंकों की कमजोरी। सेंसेक्स भी लगभग 800 अंक कमजोर। लेकिन उस बीच दर्शकों के सवालों का सिलसिला नहीं रुक रहा है, जो फिलहाल हमें YouTube पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चलिए, ऐसे में तेजस, हमारे एक दर्शक हैं गौरव, उन्होंने इंडियन ओवरसीज में खरीदारी कर रखी है, इंडियन ओवरसीज बैंक 42 के बाइंग प्राइस पे, और इनका नजरिया ये क्लियरली बता रहे हैं शॉर्ट टर्म है। देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक जो है अभी स्टॉक एक करेक्शन मोड में है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बना रहा है, बट इसकी जो लंबी अवधि की जो मूविंग एवरेज है उसके सपोर्ट के करीबन ट्रेड हो रहा है। 58 रुपीज का इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, और रिसेंटली ये स्टॉक ने करीबन 56 हाफ के करीबन का स्विंग लो बनाया था। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रह सकते हैं। इनका अगर थोड़ा नजरिया 2-3 महीने का है तो 56 हाफ का स्टॉप लॉस लगा के खड़े रह सकते हैं। स्टॉक अभी एक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। ऊपर में जब तक ये 61 हाफ टू 62 का लेवल पार नहीं करेगा, कोई फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा नहीं, और ये रेंज में ट्रेड होगा। नीचे में जो मेजर सपोर्ट है वो करीबन है 56 हाफ 57 के करीबन, और ऊपर में रेजिस्टेंस है 61 हाफ 62 के करीबन। अगर इधर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो हम ऑलमोस्ट 7 to 10% की मूव देख सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ दैट, जहां पे ब्रेकआउट आता है वहां पे। तो अभी तक बने रह सकते हैं स्टॉक में विद स्टॉप लॉस बिलो 56 हाफ। ठीक है, तो ये है खास नजरिया IOC पे आपको मिलता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे, और हम अपने साथ एक और ख़ास एक्सपर्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ एंजल वन से राजेश भोसले साहब भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, गुड मॉर्निंग। सवाल लेता हूं, हरदीप सिंह हमारे साथ हैं। हरदीप जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? हरदीप जी, आप तक आवाज़ आ रही है? हाँ जी आ रही है जी। जी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं हरदीप जी? मैं संगरूर पंजाब से बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? मैंने जी ऑयल का शेयर खरीदा था 703 रुपए 84 पैसा। कोल इंडिया हमारे पास आपका जो क्वेरी है वो कोल इंडिया है। उसके अलावा हम अभी आपको किसी और स्टॉक पे जवाब नहीं दे सकते। जी जी, कोल इंडिया पे आपको राय चाहिए? हरदीप जी, आप तक आवाज आ रही है? लगता है कुछ तकनीकी खामी है, लेकिन कोल इंडिया इन्होंने हमारे पास जो सवाल भेजा है वो 524 रुपए के आसपास इन्होंने खरीदारी की हुई है। इनके भाव से फिलहाल नीचे है स्टॉक का। राजेश, मैं आपके पास आना चाहूँगा। कोल इंडिया अगर हम देखें तो जो एक कह सकते हैं गेन पिछले दिनों इसने पाया था, वो आज गंवाता हुआ एक मोमेंटम हमें नजर आया था। हालांकि इनके भाव से थोड़ा ही नीचे है स्टॉक का, तो क्या नजरिया रखना चाहिए कोल इंडिया पे? नमस्कार प्रशांत। यस, लास्ट वीक काफी अच्छा ट्रैक्शन था कोल इंडिया में, और वीकली चार्ट में हमें एक हायर बॉटम फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है। आज हालांकि मार्केट के साथ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। एंड जिस तरीके का हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर और की मूविंग एवरेजेस को होल्ड कर एक्सपेक्ट करें कि नीचे के लेवल्स पे वापस बाइंग आ सकता है स्टॉक में, बने रह सकते हैं। स्टॉक के लिए अगर आप देखें तो 488 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है, एंड पॉजिटिव मोमेंटम में वापस स्टॉक जो है 530 525 ऐसे लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बने रहने की सलाह होगी। शॉर्ट टर्म में भी लोअर लेवल से बाइंग आ सकती है स्टॉक में। जी बिल्कुल, बने रहने की सलाह राजेश जी के तरफ से। कोल इंडिया पर अहम लेवल्स भी आपको दे दिए गए हैं। चलिए इसी के साथ यूट्यूब से कुछ सवाल ले लेते हैं, वहाँ पे काफ़ी क्वेरीज आ रहे हैं हमें।
तो यूसुफ जी का सवाल है, तेजस जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। यूसुफ जी का एनसीसी पर सवाल है, कुछ 200 शेयर होल्ड कर रहे 322 के भाव से। अगर चार्ट पे देखा जाए तो 300 के नीचे खिसकता हुआ आज नजर आ रहा है स्टॉक। जहां पर इनकी खरीदारी थी वहां से अब देखें तो कुछ 6% नीचे की तरफ गिर चुका है। तो क्या यहां से और गिरता हुआ नजर आ रहा है? अगर यहां से कुछ रिवर्सल आ रहा है तो एक साथ ही साथ नीचे स्टॉप लॉस भी दे दीजिए। देखिए, स्टॉक अभी एक करेक्शन मोड में है और उसकी जो की मूविंग एवरेज से उसके नीचे ट्रेड कर रहा है 20 दिन और 50 दिन की। तो स्टॉक अभी एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन कम डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आज का जो लो बना है 293 का, वो एक अहम स्तर है मेरे हिसाब से। 293 का स्टॉप लॉस रखिए स्टॉक में। और ये स्टॉक अगर उछाल मिलता है करीबन 315 और 320 के करीबन, तो मेरे हिसाब से स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए। तो अभी फिलहाल बने रहे विद स्टॉप लॉस बिलो 293। 290 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर आपको एनसीसी में रुकने की सलाह दी जा रही है। दिनेश सिंह का मैं सवाल लूंगी, ये क्या हमारे साथ फोन लाइन पर हैं? दिनेश जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? जी मैं रीवा एमपी से बोल रहा हूँ। बताइए, आपने कुछ स्टॉक्स खरीदे हुए हैं? जी ये मैंने बीएसई लिया है 3850 में और मनापुरम है 212 में। ओके, और दोनों में आपको कितना रुकना है? 6 महीने। चलिए राजेश जी आप ही के पास आऊंगी। बीएसई की बात करते हैं पहले, 3850। बीएसई अगर आप देखें तो रिसेंटली स्टॉक में काफी अच्छी बाइंग की है इन्होंने। 3850 थोड़ा स्टॉक जो अगर देखेंगे तो काफी अच्छा ट्रैक्शन लास्ट 2 वीक में देखने को मिला है। स्टॉक काफी अच्छा है, बट इनकी जो बाइंग है वो थोड़ा सी हायर लेवल्स पे बने रह सकते हैं। डिप्स में भी बाइंग देख सकते हैं, क्योंकि हाई टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर में मेन जो थिंग है कि जब ये ऊपर जाता है तो काफी हैवी वॉल्यूम्स के साथ जा रहा है एंड प्राइस करेक्शन काफी लो वॉल्यूम्स के साथ हो रहा है, तो बने रह सकते हैं। स्टॉक के लिए अगर आप देखें तो 3550 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है। एक की रिट्रेसमेंट लेवल भी है स्टॉक के लिए एंड यहाँ से वापस बाउंस बैक में न्यू हाई जो है 404150 ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बने रह सकते हैं, थोड़ा सा नियर टर्म में कंसोलिडेशन हो सकता है, बट हाई टाइम फ्रेम काफी पॉजिटिव है। दूसरा जो स्टॉक है मन्नपुरम फाइनेंस, तो स्टॉक अभी फिलहाल की सपोर्ट पे है। स्टॉक जो है 198 197 की सपोर्ट है। रिसेंट टाइम्स में यहाँ से हमेशा बाउंस होता हुआ दिखा है। तो जो भी बाइंग है इनका तो 198 197 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखे। अगर उसके नीचे डिप आता है तो उसका जो 200 डीएम है 190 भी टेस्ट कर सकते हैं। तो 198 का स्टॉप लॉस रहेगा, उसके नीचे एग्जिट कीजिए। तो दोनों ही स्टॉक पे आपको एक खास रणनीति अपनानी होगी जो राजेश जी ने आपको सुझाई। बढ़ते हैं आगे, आकाश वर्मा हमारे साथ हैं। आकाश जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं बाराबंकी से बिलोंग करता हूँ। ठीक सर है, मैंने बीएचईएल के शेयर लिए हैं 250 शेयर 272 के बाइंग पे। कितना? 272? 272। ठीक है, हम ये थोड़ा दुरुस्त करेंगे। बीएचईएल के शेयर 250 शेयर लिए ना आपने? 250 शेयर हैं 272 के बाइंग पे। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। तेजस मैं आपके पास आना चाहूंगा। 272 की इनकी बाइंग है, 250 शेयर इनके पास बीएचईएल के। बताइए, इनके भाव के आसपास ही है, क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? आज हम देख रहे हैं स्टॉक में लगभग 3.5% से ज्यादा की गिरावट नजर आ रही है। देखिए, अगर इन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से लिया है तो स्टॉक अभी भी एक कंसोलिडेशन कम करेक्शन मोड में चल रहा है। 266 का एक अहम स्तर है, जब तक वो ब्रेक नहीं करता है मुझे स्टॉक में कोई अभी यहाँ से कोई भारी गिरावट नहीं लग रही है। अगर ये पोजिशनल ट्रेडर है तो इनको 249 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो इनको 266 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। जब तक ये दोनों लेवल्स जो मैंने स्पेसिफाई किए हैं जब तक इंटैक्ट है, स्टॉक यहाँ से या तो थोड़ी सी और गिरावट के बाद खरीदारी देख सकते हैं स्टॉक में। इसका जो अहम रेजिस्टेंस है वो करीबन 291 के करीबन है। अगर वो पार करता है तो मुझे लगता है ये स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और स्टॉक 304 से लेके 305 तक भी जा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस बिलो 266।
जी बिल्कुल, होल्ड करने की सलाह यहाँ पे दी जा रही है बेल पर, और साथ ही साथ ऊपर रेजिस्टेंस भी बता दिया गया है। 271 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसे तोड़ता हुआ 291 का रेजिस्टेंस है, अगर उसे तोड़ता हुआ गया तो 304 305 के आसपास भी जा सकता है। इसी के साथ यूट्यूब से एक और सवाल ले लेते हैं, और यहाँ पे सुमित जी का सवाल है SBI पर। राजेश जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। तो SBI पर इनकी होल्डिंग है, इन्होंने अपने रेट तो नहीं बताए हैं, तो एक जनरल टेक्निकल व्यू बता दीजिए कि यहाँ पर क्या बनता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट पे हम देख रहे हैं कि कुछ 9 सितंबर से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर तो आ रहा है स्टॉक, तो यहाँ पे क्या राय बन रही है आपकी? अगर आप देखें लास्ट कपल ऑफ वीक से ग्रेजुअल मूव हो रहा है, कोई मेजर ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला है। हालांकि आज बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस है, बट लास्ट कपल ऑफ वीक्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा था, जहाँ पे प्राइवेट बैंक्स ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया था। PSU बैंक्स में थोड़ा सा मूव आया था, बट कंपैरेटिवली वो कैचअप मूव था। अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो है एक रेंज बाउंड में ही रहेगा, सीमित दायरे में ट्रेड करेगा। 760 का जो है इसका 200 DMA है, और ऊपर में अगर आप देखें तो 820 का एक रेंज बन रहा है। तो 760 820 का रेंज है। मैं सलाह दूंगा कि लोअर रेंज के आसपास आता है तो वहां पे बाय कीजिए, और 820 के आसपास प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर कोई मेजर ट्रैक्शन अगर देखना है तो वो 820 के ऊपर हो रहेगा। 820 के ऊपर स्टॉक जो है वापस एक 840 850 लेवल्स देख सकते हैं, बट अभी फिलहाल रेंज में प्ले कीजिए। 760 के पास बाय कीजिए, 820 के आसपास प्रॉफिट बुक कीजिए। जी बिल्कुल, SBI में रेंज ट्रेडिंग कर सकते हैं राजेश जी की तरफ से। यहाँ पर लेवल्स भी दे दिए गए हैं। नीचे की तरफ 760 का 200 DMA काफ़ी अच्छा सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस सेलिंग हमें 820 के आसपास दिख सकती है, तो नीचे की तरफ जब 760 पे आएगा वहाँ पे एक अच्छी खरीदारी करते हुए आप ले सकते हैं। तो हमारे दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं सुरेश कुमार गुप्ता। नमस्कार सुरेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैडम, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने, किस भाव पर? मैडम मेरे पास 17,000 जियो फाइनेंस के शेयर हैं एट द रेट ऑफ 351.50, ओके, एंड 5,000 शेयर हैं IDFC बैंक के, IDFC फर्स्ट बैंक, ओके, एंड एट द रेट ऑफ 75 अप्रोक्सीमेटली। 75 IDFC फर्स्ट, ओके ओके। और दोनों में आपको कितना रुकना है? हाँ मैडम, एक्चुअली मैं आई वांट टू होल्ड देम फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड। अच्छा, तो आई वांट टू नो कि हाउ मच लॉन्ग आई कैन होल्ड इट फॉर ए गुड गेन। चलिए बताते हैं आपको कि जितना लंबा चाहें उतना लंबा आप होल्ड कर सकते हैं, तो रणनीति क्या होनी चाहिए। राजेश, क्या आप 1 साल तक के नज़रिए पर रेकमेंड कर पाएंगे? देखो, जियो फाइनेंस का अगर चार्ट देखे तो काफी अच्छा बेस बन रहा है, एंड फ्राइडे के सेशन में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। आज के सत्र में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग है, बट एक RSI को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये दिखा दे रहा है कि ऑलरेडी एक अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक में आ चुका है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके जो प्रीवियस हाई थे एटलीस्ट वो लेवल से 395 400 एटलीस्ट वो एक्सपेक्ट कीजिए इन नेक्स्ट एटलीस्ट 6 मंथ्स। 395 to 400 एक्सपेक्ट कर सकते, तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में तो बने रहिए 390 95 के लेवल्स के लिए। IDFC फर्स्ट बैंक की अगर बात करें तो स्टॉक अभी फिलहाल चर्चे में है, एंड एक बॉटम फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्टॉक जो है अराउंड इसका जो 200 DMA है 80 के आसपास वो रिटेस्ट कर सकता है। ओवरऑल जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है तो इमीडिएट बेसिस पे 80 एंड उसके बाद 84 के भी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है, डेफिनेटली बाय बने रह सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये थे अहम लेवल्स राजेश जी के तरफ से। इसी के साथ हमें अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ अंकुश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अंकुश जी नमस्कार, बताइए। जी सर, कैसे हो सर? बिल्कुल अच्छा हो, आप बताएं आप कैसे? मैं ठीक हूँ सर। सर मेरे पास पॉलीकैब के 10 शेयर हैं जी। जी 2150 रुपए पे सर। 2150 रुपए से आप होल्ड कर रहे हैं? जी जी सर। एक्साइड के भी 200 शेयर हैं सर। जी, किसके? एक्साइड के 273 रुपए पे सर। ठीक है, एक्साइड इंडस्ट्रीज बता रहे हैं ना आप? जी एक्साइड इंडस्ट्री सर। लॉन्ग टर्म के लिए व्यू चाहिए था सर।
ठीक है, सबसे पहले तो पॉलीकैब के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत ही अच्छा लाभ होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। करीबन शायद कुछ 210% का अपमूव आया है जहाँ से आपने होल्ड के वहाँ से अब तक देखे तो तेज जी आपके पास आना चाहूँगा इसके लिए। पॉलीकैब में बताइए कि यहाँ पे ऑलरेडी राजेश जी आप बताइए, पॉलीकैब में ऑलरेडी कुछ 210% का लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बांध लेना चाहिए क्या? साथ ही साथ एक्साइड इंडस्ट्री पर भी अपने टेक्निकल व्यू बता दीजिए। देखिए, पॉलीकैब अभी भी काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट फ्राइडे के सेशन में एक काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया था। 6900 के ऊपर एक काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से भी 7400 लेवल्स आ सकते हैं। आज मार्केट के साथ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, बट ओवरऑल काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है। डेफिनेटली बने रह सकते हैं, बट ऑलरेडी इतना प्रॉफिट बनने के बाद एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से 6600 के पास काफी अच्छे एवरेजेस बन रहे हैं कि बेस बन रहा है। तो 6600 का एक स्टॉप लॉस देना चाहूंगा। और ऊपर में अगर आप देखें तो 7400 फर्स्ट और फिर 8200 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है एक्साइड है। एक्साइड इंडस्ट्रीज एक अंडर परफॉर्मर रहा है, बट अगर हाई टाइम फ्रेम चार्ट देखें, मंथली चार्ट, इनको एक लॉन्ग टर्म अवधि के हिसाब से व्यू चाहिए था। तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स में हम हैमर फॉर्मेशन देख रहे हैं। आज मंथ का एंड है, हैमर फॉर्मेशन ऑलमोस्ट बन चुका है, कंफर्म हो चुका है। एक्सपेक्ट करें यहाँ से एक बॉटम आउट फॉर्मेशन है स्टॉक में, एंड 550 570 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नियर टर्म रिसेंटली एक बेस बना था अराउंड 475 के आसपास, तो वो स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर में 550 560 के जो है टारगेट रहेंगे। बिल्कुल, तो ये है नजरिया आपके स्टॉक पे। चलिए बढ़ते हैं आगे और पीबी फिनटेक की हेल्थ केयर सेगमेंट में एंट्री की खबरें आ रही हैं और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पीबी फिनटेक के चेयरमैन और सीईओ यशीश दहिया और को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन आलोक बंसल जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले यशीश, मैं आपके पास आना चाहूँगा और सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो इस खबर को लेकर ही है। तो हमें बताइए, हेल्थ केयर में जो जाने की तमाम खबरें हैं, हालांकि इन सभी अटकलों को शुरुआती दौर में मैनेजमेंट ने नकारा है, हमें बता सकते हैं कि किस तरह की आगे आप स्थितियां देख रहे हैं और ख़ास तौर पे ये जो बातें हैं इनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 4 करोड़ लोग हर साल 10,000 रुपये एवरेज इंश्योरेंस इंडस्ट्री को देते हैं कि भाई जो भी हमारे को परेशानी हो, आप हमारे को क्लेम के दौरान हेल्प कीजिएगा। अब ये जब क्लेम के दौरान हॉस्पिटल पे जाते हैं तो एक तरह से भरोसा नहीं है इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल के बीच में, भरोसा नहीं है कि कहीं ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, कहीं ये कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, कहीं ये कोई ओवर ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। और इस वजह से क्लेम में बहुत देर लगती है। एक कस्टमर जिसका 5 लाख रुपए का क्लेम आता है, हो सकता है 3 या 3.5 लाख या 4 लाख इंश्योरेंस कंपनी भरे, फिर उसको अपनी जेब से भरना पड़ता है कुछ। इस सब की वजह से कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता। तो हम चाहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन बने, ये पीबी फिनटेक नहीं है, ये अलग ऑर्गेनाइजेशन है, मैं समझाना चाहता हूं। एक ऑर्गेनाइजेशन बने इंडिया में जिसमें जब कस्टमर आए तो उसका क्लेम उसको जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आए जब बीमार है, अपनी ट्रीटमेंट हो और ट्रीटमेंट के बाद बाहर चला जाए, उसको बिल की क्लेम की जरूरत नहीं हो। उसका जो आउट ऑफ पॉकेट, जो वो 5 लाख में से 1 लाख 1.5 लाख खुद भर रहा था, वो उसको भरने की जरूरत ना पड़े। अब ये कब मुमकिन है? जब कस्टमर में, हॉस्पिटल में और इंश्योरेंस कंपनी में बहुत ज्यादा भरोसा हो, सबके सब एक ही तरफ काम कर रहे हैं। इस मॉडल को दुनिया भर में HMO मॉडल कहा जाता है, जहां पे एक हॉस्पिटल फैसिलिटी बनती है जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ अलाइन होती है कि ये जो 4 करोड़ लोग साल के शुरू में अपना बीमा भर रहे हैं, जो 10,000 रुपए दे रहे हैं, इनको कोई भी परेशानी होती है तो वो HMO उसे संभालता है। जी,
चलिए, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कतें आपने हाईलाइट की है, लेकिन मुख्य तौर पे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, दिक्कत है जिस पूरे स्पेस में आप सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं? कैसे यहाँ पर तमाम कस्टमर्स की अगर हम बात करें, इंश्योरेंस की अगर हम इंश्योरेंस कंपनियों की अगर हम बात करें, बाकी किस तरह की दिशा और दशा जो है आप हाईलाइट करेंगे और उसमें सुधार करने की चेष्टा कर रहे हैं? आज इंश्योरेंस कस्टमर्स का सबसे बड़ी परेशानी जिसकी वजह से शायद इंश्योरेंस कस्टमर्स इंश्योरेंस लेने से भी हिचकिचाते हैं, यह है कि जब मैं क्लेम लेने जाऊंगा तो मुझे काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी। पॉलिसी बाजार ने भी 600 लोग लगा रखे हैं कस्टमर्स को सिर्फ क्लेम्स के दौरान हेल्प करने के लिए। अगर क्लेम्स परेशानी ही ना होती तो हमें ये 400 लोग लगाने की क्या जरूरत थी। और हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर को क्लेम के दौरान तकलीफ ना हो। हमारे कस्टमर्स को हमें समझ में आ गया है कि ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से पॉलिसी बाजार काफी तेज बढ़ रहा है, क्योंकि हम क्लेम के दौरान कस्टमर की मदद कर पाते हैं। तो हमने ये सोचा कि अगर ये क्लेम्स बहुत ही सिंपल तरीका बन जाए। मेरे पापा आर्मी में थे, हम लोग जब छोटे थे हम हॉस्पिटल जाते थे, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें डॉक्टर ए या डॉक्टर बी से ट्रीटमेंट होना है। हम जाते थे, हमारी ट्रीटमेंट होती थी, हम आ जाते थे। हमें ना तो कभी बिल का पता लगा, ना कभी क्लेम शब्द का पता लगा। एचएमओ में ऐसा होता है, आप जाते हैं, आपका ट्रीटमेंट होता है, आप वापस चले जाते हैं। और एचएमओ में आपको क्लेम्स बहुत सिंपल हो जाता है। आपका क्लेम का खर्चा दुनिया भर में जहां भी एचएमओ लगे हैं, क्लेम का खर्चा कम हुआ है। तो इससे कुछ कस्टमर्स के लिए आपको यह भी देखना है कि हम किस कस्टमर की बात कर रहे हैं। हम उस कस्टमर की बात कर रहे हैं जो कि मिडिल क्लास का इंसान है, उसको अपना ट्रीटमेंट चाहिए। मैं परेशान हूं, मैं बीमार हूं, मुझे अपना ट्रीटमेंट चाहिए। इस समय मुझे ये नहीं सोचना कि इसमें कितना बिल मुझे भरना पड़ेगा, अच्छा अप्रूवल आया कि नहीं। इस सब में आपको घुसने की जरूरत ना पड़े। जी बिल्कुल यशीष जी, आपने ये तो बता दिया कि आप किस प्रॉब्लम को आप यहाँ पे सॉल्व करने देख रहे हैं इस क्षेत्र में, लेकिन आलोक बंसल जी, मेरा सवाल आपसे है कि अगर किसी को हॉस्पिटल में कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है तो इससे ब्रांड पर मेनली क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, अपने पिछले 16-17 साल में जैसे पॉलिसी बाजार एंड पैसा बाजार बिल्ड किया है, पूरे टाइम अगर आप देखेंगे तो कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत बड़ा फोकस रहा है हमारा शुरू से। तो हमारे पास जैसे एक सेल्स की टीम है, ऐसे सर्विस की, एंडोर्समेंट्स की, क्लेम्स की, सबकी टीम डेवलप हुई है ओवर टाइम। कस्टमर कंप्लेंट को हैंडल करना हमारे डीएनए में आ चुका है और उसको बेस्ट एक्सपीरियंस दे पाना। हमारी होप यही है कि जो सेम इथोस से पॉलिसी बाजार बनी है, वही इथोस से ये ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। वही तरीके से ये सोचेंगे कि कस्टमर के लिए बेस्ट क्या करना है। और अगर हम इसमें शुरू से स्टार्ट करते हैं केयर प्लान से, प्रिवेंटिव प्लान से, और पूरा एंड टू एंड कस्टमर की हेल्थ केयर जर्नी को देखते हैं, तो कस्टमर का एक्सपीरियंस बेटर ही होगा। वैसे भी इसके अंदर पॉलिसी बाजार का नाम यूज नहीं हो रहा है, ये अलग वेंचर है, जैसे यशी ने पहले बोला था। पॉलिसी बाजार या पीवी फिनटेक बेसिकली इसके अंदर एक इन्वेस्टर है। और हमारी तो उम्मीद यही है कि जैसे एक्सपीरियंस हम पॉलिसी बाजार में दे पाए हैं, जो एक कस्टमर के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत सुपीरियर एक्सपीरियंस है, वही यहाँ पे हम दोहरा पाएंगे। और उसके कारण कस्टमर के लिए एक्चुअली इस एचएमओ कॉन्सेप्ट को यूज करना बेनिफिशियली होगा। ठीक है यशीष जी, बंसल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कारोबार पर चर्चा करने के लिए भी। चलिए, इसी के साथ इस सेगमेंट में हम इतने ही सवाल ले सकते हैं। तो फिलहाल हमारे साथ राजेश जी है। राजेश जी, आप अपना डिस्क्लोजर बता दीजिए जाने से पहले। देखिए, कई सारे स्टॉक्स में हमारे डिस्कशन हुआ। मेरा तो कोई निजी निवेश नहीं है, बट हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल कविता, प्रशांत और मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए शो के उस